हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस और सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में लाए हुए हैं। हम यहाँ पे इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं। यहाँ पे हम पार्ट 2 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 में हम प्राचीन भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये जो हमारा सीरीज़ चल रहा है पूरा एक एक चैप्टर्स एक एक थ्योरी वाइज चल रहा है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। तो यहाँ पे आप पूरा बेसिक से स्टार्टिंग करेंगे हम और पूरा लास्ट तक जितने हाई लेवल के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ तक हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आधुनिक इतिहास पूरा हम इसमें कवर करेंगे, मध्यकालीन भारत भी डिस्कस करेंगे और प्राचीन भारत भी ख़त्म करेंगे। तो ये हमारा ये जो सीरीज़ चल रहा है ये सारे स्टूडेंट के लिए जो एसएससी के एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें ये जीएस के पूछे जाते हैं उन सारे लोगों के लिए। तो आप इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है भारतीय इतिहास में हम प्राचीन इतिहास को डिस्कस कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के अंदर हम प्रयोग ऐतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता कल हम पढ़ चुके थे पहले वाले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। आप लोगों का एक एक टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे इसमें, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे पूरा का पूरा देखेंगे। पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं, तो इंद्र देवता हमारे प्रमुख देवता हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन हमारा क्या था? दूध और इसके उत्पाद हमारा यहाँ पे वैदिक युग के आर्यों के प्रमुख भोजन थे। इसको हम समझते हैं वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव, जौ डालकर क्षीर पकाने तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जो जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं दूध और इसके उत्पाद। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है ऐसे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जौ। यव हमारा सबसे अन्न में सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला था मनुष्य द्वारा, तो यहाँ पे जौ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो हमारा यहाँ पे तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऋग्वैदिक लोग द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है किंतु इसकी पहचान संदिग्ध। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं किंतु ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का हमारा अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है ज्ञान। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञान, ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, किन 3 वेदों को संक्षिप्त रूप से वेद त्रय कहा गया है? इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ये उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। मतलब ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों के दिए जाने वाला उपहार प्रायतः गाय होती थी, न कि जमीन। उस टाइम के लोग जो थे वो उस टाइम के लोग उनको गाय दिया करते थे। मतलब जैसे कि कोई गिफ्ट वगैरह दिया जाता है तो उनको गिफ्ट में गाय दिया करते थे। हाँ, ज़मीन वमीन ऐसे कुछ था नहीं उस टाइम में कि उसको गाय को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। यहाँ के लोग ज़्यादा दूध, दही, घी ये सब ज़्यादा खाते पीते थे। चावल, गेहूँ और ये सब दाल वाल उस टाइम का कोई वो नहीं था भोजन। अधिकांश लोग गाय के लिए लड़ते थे। मतलब सारा प्रायोरिटी हमारे गाय को दिया जाता था। जैसे इस टाइम के लोग जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते तो उस टाइम पर्टिकुलरली वहाँ पे गाय को ज़्यादा पुष्टि किया जाता था। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए, आप इसको समझा देते हैं अच्छे से। ऋग्वेद में गाय को की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता था। हाँ, गाय का 146वां बार उल्लेख मिलता है। 176 टाइम उल्लेख इसका मिलता है वहाँ पे। इनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुआ करते थे। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याप्त गविष्ट है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी उस टाइम में। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिण की बात आई तो उसमें आमतौर पर गाय ही होती थी। और भूमि न केवल होती थी, भूमि दिया नहीं जाता था। और ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने के बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। तो यहाँ पे निजी संपत्ति नहीं होती थी। गाय को रखने के लिए, अपना खान पान सही करने के लिए वहाँ पे वो लोग ज़मीन को एसेट करते थे। हाँ, तो चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो है आर्यों को एक जाति कहने वाला ये एक पहला यूरोपियन था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो यह हमारा है सप्त सिंधु पर। सप्त सिंधु हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभ्यता सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समिति हमारा यहाँ पे क्या है? ऋग्वेद में समिति को 9 बार उल्लेख मिला है। इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व का अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता था। राजा जनजाति सरदार की मुखिया के लिए निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्व योगदान दिया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8 रे ब्राह्मण में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे हम कहते थे बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भाग दुग्ध या भाग दुग्ध कहलाता था।
जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभाल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? तो ये हमारा गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिया गया था। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल के लिए लिया गया था। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका हमारा मुंडकोपनिषद द्वारा लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से किस विशुद्ध विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर गार्गी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर गर्भव विवाह को नहीं माना जाता है। ये हमारा हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना जा गया है। प्राचीन भारत में विवाह के प्रकार 8 थे। पहला हमारा ब्रह्मा विवाह है, फिर दैव विवाह, तीसरा हमारा आर्ष विवाह, चौथा हमारा प्रजाति विवाह, पांचवा हमारा गर्भ विवाह, छठा हमारा असुर विवाह, सातवां हमारा राजसी विवाह और आठवां हमारा पैशाच विवाह। इन विवाहों को ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्षि विवाह की विधि में मान्यता मिली है। इस बाकी 5 प्रकार विवाह विधि संपन्न नहीं मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, और ये जो हमारा आगे का प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है, बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसको हम देखेंगे। यहाँ से बनाए जाते हैं, किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में हमारा 24 तीर्थंकर हुए थे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में हमारे बुद्ध के उपदेश हैं। यहाँ पे हम महावीर का मूल नाम, ये सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मौर्य का रोमिंदेई स्तंभ के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है, अशोक के रुद्रमृदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहाँ पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा कर दिया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध हमारे शाक्य वंश से संबंधित थे। अगले प्रश्न का प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हमारा राजगृह में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का हमारा क्या अर्थ होता है? ज्ञान प्राप्ति। करेक्ट आंसर हमारा ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य के पश्चात पहचान कैसे की गई? तो ये हमारा त्रिपिटक के द्वारा की गई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, आरंभ बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो ये हमारे पाली भाषा में रचे गए हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न
सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो ये हमारा वमसाथ्यपकाशिनी, ये हमारे बाद वाला ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा जन्म से जुड़ा हुआ है। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा ग्रह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से और पद चिन्ह निर्माण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये हमारा बोध गया से। प्रश्न की ओर आते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये हमारा बौद्ध धर्म है। करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो ये हमारे 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगले प्रश्न करते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा पवापुर से संबंध नहीं है इनका। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से कौन किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये हमारे बुद्ध के युग में पहचान रखते थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ये हमारे ऋषभदेव जी को माना जाता है। अगले प्रश्न को आते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो पावा में प्राप्त किया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। अंग हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपना लिया? तो ये हमारे हो जाएंगे चंद्रगुप्त अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिए थे। अब आते हैं हम यहाँ पे 6ठी शताब्दी पूर्व के बाद भारत का क्या था? तो ये हमारे देखेंगे। बिम्बिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो हर्य के राजा थे। तो ये हमारे यहाँ पे प्रश्न पूछे ऐसे जाते हैं। यहाँ पे भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अचित्र अतरंज जी खेड़ा मथुरा रोपड़ श्रावती आदि स्थलों में से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। इस काल के लोग विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध के में किसका विशाल भंडार था? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लौह का भंडार था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा के पास। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मगध के उत्पादन के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायित्व थे? तो ये हमारे हो जाएंगे बिम्बिसार हमारे शासन प्रथम शासन हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों
का इस्तेमाल किया, तो ये हमारे हो जाएंगे मगध। मगध जो हैं सबसे पहले युद्ध के हथियारों का इस्तेमाल किए गए थे। अगले प्रश्न क्या होता है, प्राचीन काल में श्रोत समार्गी लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा है, तो ये हमारी संस्कृत भाषा हमारा प्राचीन काल में स्रोत समार्गी लिखने के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया, तो ये हमारा पोरस हैं जो झेलम नदी के पास आते हैं। अगले प्रश्न के यहाँ पे हमारा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न दिया, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, चरक, सुश्रुत और भागभट। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो अब अगला वाला जो हमारा टॉपिक आएगा मौर्य काल आ जाएगा। मौर्य काल हम कल डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम इसका पूरा डिस्कस करेंगे, मौर्य काल, और 1-2 टॉपिक और भी डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।